What's going on guys? What's going on? क्या हालचाल? गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी हो रहा है, जो भी समय हो रहा है। तो आज हम लोग जा रहे हैं सोल्यूशंस के एमसीक्यू करने। ज़्यादा नहीं है, बस 23 एमसीक्यू है, बट हाँ ठीक है, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा 23 एमसीक्यू करने में। क्या भाई हमने सोल्यूशन पहले ही नहीं कर लिया था? मुझे सही बताऊँ तो याद ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं मैंने वीडियो बनाया भी है नहीं, क्योंकि मेरे जो फ्लैश कार्ड का डेक होता है ना, कार्ड का डेक होता है, तो उसमें दे तो रखा है सोल्यूशंस, लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि मैंने खुद पर्सनली किया है कि नहीं किया है, मतलब सॉरी वीडियो बनाई है कि नहीं बनाई है। तो एक वीडियो बना देते हैं फिर भी, चलो कुछ खास कार्ड है नहीं, 23 कार्ड ही है, एक वीडियो बन जाती है। और थोड़ी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो चलो बात कर ही दी। सेकंड मैं थोड़ी अब यहाँ पे पीडब्ल्यू की डिग राइडिंग करने वाला हूँ, तो थोड़ा अगर आपको स्किप करना है तो कर दो। वाओ, मतलब ग्रेट वर्क बाय पीडब्ल्यू। एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने एनरोल कर रखा है लास्ट ईयर का पीडब्ल्यू में, ठीक है, हो गया भाई, नीट वीट हो गया, सब खत्म हो गया, बट मेरा सब्सक्रिप्शन स्टिल फॉर सम रीज़न एक्टिव है। एंड ये रिपीटेड ऑटोमेटिकली काट तो नहीं लेते ना पैसे, आई होप ऐसा नहीं होता हो, बट ठीक है, मेरा सब्सक्रिप्शन है। आज मैं एक्चुअली गलती से, आप लोगों को पता, कुछ दिन पहले मैं टेस्ट सीरीज़ ढूंढ रहा था, कहीं से टेस्ट सीरीज़ ले लूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी मिल जाए। मैं चाह नहीं रहा था, क्यों टेस्ट करो फिर खुद बैठ के एनालाइज़ करो, मैं चाह रहा था वो लोग सब कुछ एनालाइज़ करके दे। तो जैसा कि पता है, मतलब मैंने मिल लिया था, मैं अब नहीं बताऊंगा कहाँ की टेस्ट सीरीज़ थी, और बहुत ख़राब टेस्ट सीरीज़ थी, और मैंने इनफैक्ट मेरे को काफ़ी तकलीफ़ दी थी उस टेस्ट सीरीज़ ने। खैर जो भी है, आई हैव ग्रोन पास दैट, अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। मेरे को आज पता चला कि यकीन, मेरा जो 2.0 था वो अभी भी एक्टिव है, तो वहाँ पे मैं टेस्ट अभी भी दे सकता हूँ, तो गुड फॉर देम। अगर ये कुछ गलती वलती भी है तब भी गुड फॉर देम, अगर जानबूझ के किया तो बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। चलो अब बहुत हो गया। आई नो काफ़ी लोग अनॉय है हुए हैं पीडब्ल्यू से, बट ठीक है, दिस वर्क वॉज डन, क्रेडिट वेयर क्रेडिट्स ड्यू, बढ़िया काम है। और अगेन मैं कुछ भी लिंक्ड वगैरह नहीं हूँ अभी तक, तो नहीं, नॉट येट, मे भी आगे चल के देखेंगे, बट अभी तक मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है पीडब्ल्यू से। आई डोंट हैव एनी इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम दिस। खैर आ जाओ, अगर कोई नया है तो हम यहाँ पे भैया क्वेश्चन करते हैं, लेक्चर करने से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, क्यों भाई, लेक्चर करके देख लिया एक बार। और मैंने फिर से मैं थोड़ा ऐसे डिस्क्लेमर दे देता हूँ, यहाँ पे बहुत गलतियाँ होती हैं, ये वीडियो फॉर्मेट ही ऐसा है कि हम लोग गलतियाँ करें, ज़्यादा बेटर है, गलतियाँ एनालाइज़ करते हैं हम लोग अपनी, तो यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ होने वाली हैं। और ऐसा है कि क्या है, और क्या मैं भूल गया यार, और क्या मैं भूल गया क्या बोलने वाला था। हाँ तो ठीक है, गलतियाँ होने वाली हैं, पहले बता दूँ, यहाँ पढ़ने नहीं आया हो या जैसे ऐसे चिल विल करो, यहाँ पे मेरे साथ गलतियाँ करो, साइड बाय साइड पढ़ो, आपको भी क्वेश्चन करना है, मुझे भी क्वेश्चन करना है। चलो अब मैंने 3-4 मिनट खा लिया आपके, लेकिन मुझे कुछ और भी बोलना था। हाँ, डिस्क्लेमर देता हूँ, अगर हो सकता है, देखो ज़्यादातर मैं अपनी गलती एड्रेस कर देता हूँ अगर मेरे दिमाग में आई तो, वरना नहीं भी आई तो ठीक है, आप कमेंट में बता देना, मैं पिन कर दूंगा, या तो एक कंसोलिडेटेड लिख दूंगा। बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई तो वीडियो हटा दूंगा, बस ये ज़्यादा नहीं बोल दिया। चलो अब इस वीडियो में बोल दिया तो ये वीडियो हटानी पड़ेगी ना, अगर ज़्यादा गलतियाँ होती है तो, ऐसे नहीं होंगी। चलो अच्छा, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया मैं, लास्ट पक्का ये सुन लो, मैं बिल्कुल वो नहीं करता, लेक्चर नहीं करता, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करता हूँ। मैंने सोल्यूशंस के 4-5-6-7 जितने भी लेक्चर हैं सर्वेश सर से, ठीक है ना यार दोस्त, पढ़ के नहीं आया मैं, ठीक है ना यार दोस्त, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा, इन वन मोलल सोल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ अ सॉल्यूट देयर इज, एक मोलल का क्या मतलब, पहले तो मोलल का क्या मतलब है। मोलर लगता है कि लगता है कोई गूंगा बोल रहा है, ठीक है, तो मोलल होता है एक्चुअली मोलैलिटी के लिए, ठीक है, मोलैलिटी के लिए आप मोलल यूज़ करते हो। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी देखो होता है जी, मोलैलिटी क्या होता है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, मोलैलिटी क्या होता है। हाँ सॉरी, मोलैलिटी होता है, मैं बता दूँगा, मोलैलिटी का फार्मूला होता है, पहले तो ना ये सब मोलैलिटी नॉर्मैलिटी का मतलब क्या होता है, ये सब यूज़ ही क्यों करते हैं, मोस्टली ना कंसंट्रेशन के लिए है, क्या चीज़ किस चीज़ के अंदर कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, वो मेजर करने के लिए हम लोग मोलैलिटी यूज़ करते हैं। एसिड बेस में बहुत काम आता है, कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, जो भी संभाल लिया हमने, ठीक है। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं वैसे मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब आप कितना डाल रहे हो, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा याद। मोलैलिटी और मोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा मैचिंग होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट।
तो नंबर ऑफ़ मोल्ड्स कितने हैं? नंबर ऑफ़ मोल्ड दे रखे हैं 0.5, ठीक है, 0.55। आपको मास निकालना है ना सॉल्वेंट का मास निकालना है, ऑप्शन देख के पता चला मुझे। और मोलालिटी है 1, तो एक्स हो गया 0.5 ग्राम नहीं 0.5 किलो। 0.5 किलो क्या होता है? 1/2 इंटू 1000 यानी कि आधा किलो होता है 500 ग्राम। ml में मत ले लेना, ये आपकी मोलैरिटी में, वॉल्यूम वगैरह मोलैरिटी में मेजर होता है, मोलैरिटी में, ये मोलालिटी है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। आगे बढ़ें। चलो, विच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? हेयर P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ अ गैसियस मिक्सचर। रुको एक सेकेंड, ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अच्छा, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस मिक्सचर, नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयत गैस, या तो देखो ए हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 1 राउल्ट लॉ भी हो सकता है। अरे लॉ होता है, ठीक है भाई, ये सब है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रही, ये सब है क्या? देखो ऐसा होता है ना, मैं बताता हूँ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जहाँ तक मुझे याद है वो ये कहता है, एक बारी फिर भी कंफर्म कर लेना, किताब लेके बैठा करो, किताब, और ऑब्वियसली अगर आप काम क्वेश्चन तो कर ही रहे होगे, नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ कर लो, किताब लेके बैठा करो, फिर भी ये सोल्यूशन वाला चैप्टर खोल लो। मेरे हिसाब से डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कह रहा है कि मान लो कि आपके पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन में 2-3 चीज़ें हैं, दो चीज़ें, 2 लिक्विड्स हैं, ठीक है, एक आपके पास N1 मोल का, एक आपके पास N2 मोल का है। यार ये बड़ी गंदी आदत लग गई है मनीष सर वाली, ठीक है बोलने वाली, ठीक है ना, ठीक है। 2 आपके पास लिक्विड हैं, भाई बंद हो जाए यार, 2 आपके पास लिक्विड हैं, 2 अलग अलग उनके हैं, क्या कहते हैं उन्हें, आपके 2 अलग अलग मोल्स है। अब ये बताओ, जब आप प्रेशर गिनोगे, अच्छा मान लो ये क्लोज्ड है, या आपके पास यहाँ पे ना कुछ आपने ढक्कन लगा लिया, इसके ऊपर प्रेशर तो आएगा जब इसे बॉईल करोगे, तो बॉईल नहीं भी कर रहे तब भी चलो मान लो कि ये दोनों वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये जब वेपर में कन्वर्ट होंगे तो कुछ प्रेशर तो लगाएंगे। अब ये बताओ कौन कितना प्रेशर लगाएगा, कैसे निकालोगे? चलो मान लिया, चलो तुम कह रहे हो, मैं तुम्हारी, ये ना एक ऐसी सरफेस है जो प्रेशर मेजर कर सकती है यार, लेकिन ये बताओ ये प्रेशर ही तो मेजर कर सकती है, इससे पता कैसे चलेगा कौन सी गैस का प्रेशर है वो? ठीक है, एक गैस मत लो, N1 तुमने ले ली गैस, और N2 मान लो तुमने कुछ सॉलिड ले लिया, सॉलिड मतलब जो, रुक जाओ एक सेकंड, N1 जो जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाए और N2 जो गैस में ना कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन नहीं कवरी, यू नो, टेम्परेचर डिफरेंस है इसका। मान लो मैं N1 मान लो थोड़ी वोलेटाइल सी है, वो तुरंत कन्वर्ट हो जाती है, N1 लिक्विड में ही रही, अब क्या करोगे, पता कैसे लगाओगे? तो जितना N2 हुआ कितना, क्या अब सब, मतलब मेरे दिमाग में क्या आता, मेरे दिमाग में आता कि ठीक है, जितना ज़्यादा N2 लोगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रेशर होगा, बट ये टेक्निकली स्पीकिंग गलत है इसका। एक, अब मान लो, ठीक है, कैसे पता भाई कैसे गलत है ये? हाइपोथेटिकली आपने एक सोल्यूशन ले लिया, आपने बहुत सारा N2 ले लिया, बहुत सारा N2 कितना होता है, बहुत सारा कितना होता है, मान लो 50 लीटर ले लिया, ठीक है, ये कंटेनर है आपका, यहाँ आपने 50 लीटर N2 ले लिया हाइपोथेटिकली, तो आप कहोगे हाँ तब तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, और ये हो गया P इज इक्वल टू KN2, ठीक है, मान लो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, यही आया दिमाग में। P आपको K हो गया कुछ कांस्टेंट, अरे हाँ यहाँ कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट ये रहा PI0, हाँ ठीक है, और प्रेशर होता है ऑफ ith गैस इन प्योर स्टेट, सही बात है। अब एक हल्का सा ट्विस्ट लाते हैं इसमें। अब ये तो आपने जो वो निकाला है, मान लो ठीक है करेक्ट है, आपने ये मेजरिंग डिवाइस लिया, और हाँ भाई इस पे N2 आपने 50 लीटर लिया, तो भैया ये पूरा का पूरा घेर लिया आपने। हाइपोथेटिकली बस चांस की बात है, चांस की बात से मेरा मन किया थोड़ा ना इसे लंबा खींचा जाए, और लंबा खींचो कंटेनर को, ही कंटेनर में बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, कंटेनर कर दिया मैंने बड़ा, अब बताओ क्या ये कुछ प्रेशर हुआ, पार्शियल प्रेशर कुछ भी हुआ यार? लेकिन तुम इसे पार्शियल प्रेशर बोल रहे हो ना, तो हाँ, क्योंकि पूरा का पूरा प्रेशर दोनों गैसेस की वजह से। यार तुमने तो बोली अभी कि एक ही गैस लगा रही है, मान लो कि एक गैस, हाँ चलो सॉरी वो मेरी गलती थी, उसको सॉलिड नहीं लेना था, मान लो दोनों गैस लगा रही है और समहाउ हम लोग मेजर कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत टेम्परेचर डिफरेंस होगा, मुझे नहीं पता पार्शियल प्रेशर कैसे क्या होता है,
कैसे एग्जैक्ट अलग अलग कैसे मेजर करोगे ये मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि यहाँ पे आपकी जो थ्योरी है वो गलत साबित हो गई। देखो भाई पार्शियल प्रेशर तो बहुत कम हो जाएगा, तो इसलिए हम ये ना लेके सिर्फ और सिर्फ N2 ना लेके मोल फ्रैक्शन लेते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब N2 है टोटल, N2 अपॉन टोटल मोल्स, और टोटल मोल कितने हुए N1 + N2 ऑफ जो हमने लिक्विड लिया था, बात खत्म। इसलिए पार्शियल प्रेशर आ गया। हाँ इसे सॉलिड ना लो, इसे सॉलिड ना लो, फिर वो टोटल प्रेशर हो जाता है क्योंकि सॉलिड नहीं होता। ठीक है सॉरी मेरी गलती थी, इसे सॉलिड ना लो इसे वही ले लो। तो आपका फॉर्मूला बन के आता है, अगर आपको प्रेशर निकालता है, प्रेशर बाय सम पर्टिकुलर गैस, ठीक है, वैसे पार्शियल प्रेशर कहता है। तो पहले तो उसका नॉर्मल प्रेशर, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो गैस होती तो पूरा का पूरा प्रेशर लगाती है अपना, प्योर स्टेट में होती तो, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। ठीक है जी, हो गया। और आपका नंबर 1 हो गया आंसर। ये नहीं है, ये हो सकता है यार, ये भी हो सकता है, सही बताऊँ तो 2 भी हो सकता है आंसर, क्योंकि ये मुझे राउल्ट लॉ का लग रहा है। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है 2 ही है आंसर। 4th नहीं है, 4th और 3rd मुझे नहीं लगता 4th और 3rd होगा, आई डोंट थिंक सो। या तो 1 होगा या तो 2 होगा, किसके साथ जाएँ बताओ मुझे, क्योंकि 1 लग रहा है राउल्ट्स लॉ है। चलो 2 के साथ जाते हैं। 1 ही था यार, 1 ही था। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये है अपना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यही है। राउल्ट्स लॉ होगा कुछ और, फिर मेरे को याद नहीं है। फिर आगे बढ़ें जी, आगे बढ़िए। इसमें से जो सोल्यूशंस हैं वो बनाए गए हैं। सोल्यूशन होता क्या है पहले आपको क्या पता है? आपको सोल्यूशन मतलब क्या होता है? लिक्विड में कुछ दूसरा चीज़ डाल दो, कुछ भी, लक्कड़, पत्थर, डंडा, हाथी, मलाई चाप, कुछ भी डाल दो, सोल्यूशन बन गया आपका। तो ये श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ लिक्विड में कुछ भी डाल दो सोल्यूशन बन जाता है। 10 ग्राम आप ग्लूकोज मिला रहे हो 250 ml वाटर में, 10 ग्राम ऑफ यूरिया मिला रहे हो 250 ml वाटर में, और 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज मिला रहे हो 250 ml वाटर में। द राइट ऑप्शन फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इतना जान लो। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन मुझे भी याद नहीं है, जिन्हों ये बात जान लो, इस ऐसे शायद ऐसे रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। भाई मैं वेट कर रहा था गेट खुले, पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा गेट खुलेगा। अभी मेट्रो की आदत हो गई है मेरे को, अब 1.5 घंटा ट्रैवल करके 1.5-2 घंटा लग जाता है भाई मुझे मेट्रो से ट्रैवल करने में। कॉलेज जा रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज जाता हूँ भाई मैं, भले ही MBBS ना कर रहा हूँ बट गवर्नमेंट कॉलेज तो जा ही रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो ये बताओ, ठीक है। पार्शियल देखो, हाँ तो ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के? ऑस्मोटिक प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरे हिसाब से मोलैलिटी का होता है। मुझे मोलैलिटी पता है, मुझे जेन्युइनली ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं पता, मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो इसमें सबसे ज़्यादा मोलैलिटी किसकी होगी? सबकी निकाल लो, एक काम करो। और एक और चीज़ होती है ना, आई होता है, आई। तो इसमें सबका आई आगे चल के बताऊँगा आई क्या है। बस यहाँ मान लो कि आई भी लेते हैं, क्योंकि अगर किसी में यहाँ का कहीं आई अलग अलग होता है ना तब दिक्कत हो जाती है। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। आई अब क्योंकि पानी सब में सेम है 250, तो यानी कि डिनोमिनेटर हर जगह सेम है, 250 ही है। तो सीधा सीधा न्यूमरेटर देख लो, न्यूमरेटर में मोल देखना, वेट मत देख लेना। मोल कितना हुआ जी? 10 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, तो ये हो गया 10/180। मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, 10/180। एक सेकंड रुको यार, अच्छे से लिखते हैं। तो ये हो गया 10/180, और ये हो गया 10 यूरिया कितना होता है? आई गेस 63 ग्राम का होता है, जहाँ तक 63 या 64 का होता है, गिन लेते हैं ना। चलो अभी गिनेंगे। और 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज हो गया C6H12O6। एंड आई डोंट रिमेंबर कि सुक्रोज का एग्जैक्टली वेट कितना होता है। सुक्रोज का शायद देखो, ग्लूकोज प्लस सुक्रोज होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आई थिंक, है ना। तो इसका 360 होना चाहिए, 360 ही होगा आई गेस। इसका डबल होगा, देख के पता लग रहा है। नहीं, इसका डबल नहीं होगा है, अच्छा खासा है, 360 के आसपास है। इसका डबल नहीं है क्योंकि C6 C12 H12 H22 जबकि यहाँ 24 होना चाहिए था, और O6 है और यहाँ O12 होना चाहिए था। तो बेसिकली H2 का मास हटा दो यहाँ से। तो ये कितना हो गया? 360 माइनस 18, ये हो गया आपका 342। चलो अब भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है? सबसे ज़्यादा आ रहा है ये, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इसका, बीच वाले का। बीच वाला क्या था? यूरिया का, फिर ग्लूकोज का, फिर सुक्रोज का। अरे 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 अच्छा हाँ, अरे यार P2 है ना, P2 फिर P1 फिर P3। देखो मैंने आंसर सही किया, दिमाग में सही चल रहा था, और वहाँ जाके छिछा लेदर हो गया भाई।
द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो इज 3:2. ठीक है. अच्छा, वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन. अब ना आंसर सॉल्व करने के बजाय देखो कि हो क्या रहा है. थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, थोड़ा दूर आ जाओ और देखो कि चल क्या रहा है भाई, यहाँ सब हो क्या रहा है सब. ठीक है. आंसर सॉल्व करने लग जाता हूँ मैं देखो अब क्या, अगर मेरा नहीं भी हुआ ना तो मुझे अच्छा लगेगा. मेरा अगर नहीं भी निकला है हाइपोथेटिकली, मेरे को अच्छा लगेगा कि ठीक है मुझे चल क्या रहा है ये तो पता है. चार लोग हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे को जोक सुना रहे हैं, पता है ना कि क्या चल रहा है, क्या टॉपिक है. विदाउट कॉन्टेक्स्ट तो नहीं बैठा ना मैं वहाँ पे. बाकी सॉल्व करो. हाँ, मेन बात तो यही है भाई, सिलेक्शन तो उसी का होगा जो वहाँ सॉल्व करेगा, उसका नहीं होगा जिसको समझ में आ रहा है क्या होगा. सिलेक्शन तो वही होगा. देखो करेक्ट ऑप्शन है आपका, करेक्ट ऑप्शन सॉरी वेपर प्रेशर दे रखा है ऑफ अ सोल्यूशन दे रखा है 45 डिग्री सेल्सियस. बेंजीन टू ऑक्टेन, दो सोल्यूशन है. एक चीज़, एक लिक्विड बेंजीन, एक लिक्विड ऑक्टेन. तो S1 बेंजीन ले लेते हैं, S2 ऑक्टेन लेते हैं. भारी भारी नाम है, क्या करोगे. S1 S2 भी छोड़ो, X और Y ले लेते हैं. X और Y ना एक फेमिलियरिटी बिल्ड हो गई है अब X और Y से. ठीक. तो जी X है 3 और Y है 2. 3 भाग है X और 2 भाग है 2. तो मैं इसे 3 मोल और 2 मोल ले लेता हूँ क्योंकि भाग दे रखा है. अब भाग हो सकता है यार, हो सकता है ऐसे 15:12 भी हो भाई, हो ये भी. That doesn't make sense. अरे छोड़ो, 3 भाग हैं और इसके 2 भाग इसके, मोल ले लिया मैंने. वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन, अगर सिर्फ और सिर्फ बेंजीन होती ना तो 280 mm होता, 280 mm वेपर प्रेशर होता. अब इस पे 45 डिग्री पे और 45 डिग्री पे ही निकालना है. 8 डिग्री का फ़र्क पड़ जाएगा. देखो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन होती तो, अभी बेंजीन भी है और ऑक्टेन भी है, दोनों चीज़ें. क्या आप क्या करें, तो पहले पार्शियल प्रेशर इसका निकालो और फिर पार्शियल प्रेशर इसका निकालो और फिर दोनों के पार्शियल प्रेशर. पार्शियल मतलब थोड़ा सा, किसी पूरे भाग का एक हिस्सा होता है पार्शियल. ठीक है. समथिंग ऑफ अ होल, समथिंग ऑफ सम होल. समथिंग ऑफ अ होल. ठीक है. चलो अब मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, पहले तो भैया मोल फ्रैक्शन निकालो. तो ठीक है, 3:2 इंटू प्योर प्रेशर. प्योर प्रेशर कितना हो गया, प्योर प्रेशर बेंजीन का कितना है 280. ठीक है, तो 280 और अपॉन सॉरी 3:2 नहीं 3/5 होगा क्योंकि बेंजीन के मोल और अपॉन टोटल मोल भी तो होता है. तो ये सब गलती मत कर देना, अभी गलती कर दिया होता मैं. इंटू कितना ये 420. बेंजीन का मतलब सॉरी ऑक्टेन का मतलब अच्छा खासा है. वेपर प्रेशर देखो कितना ज़्यादा है, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है बट. और ये MMHG क्या होता है, MMHG क्या होता है ये पता चल जाएगा, रुक जाओ अभी. तो ये जी हो गया जी 36 6 प्लस 18 3 4 15 प्लस 198 प्लस ये हो गया जी 80 24 4 2 8 8 2 16 168. 8 और 8 लास्ट डिजिट देख लो, 100 6 आना चाहिए लास्ट डिजिट. लास्ट डिजिट 6 बस एक ही जगह है, 336. यही है ना, यही होगा. देखो मैंने पूरा सॉल्व भी नहीं किया, लास्ट डिजिट से निकाल लेता हूँ मैं. अच्छा ये MMHG क्या होता है, देखो MMHG होता है ना, मान लो ये आपने अभी एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखते हैं. ये आपने एक मरकरी का टब रख लिया, मत रखना, जेन्युइनली बता रहा हूँ मत रखना, रुकी मिस्टेक है. आपकी बहस वहस मर सकती है जो घर में पड़ी होगी तबेले वबेले में. मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली. डोंट फक अराउंड विद मरकरी. तो जब हाँ ठीक है, तो आपने ये मरकरी है और ये ट्यूब उल्टी पलट दी. ठीक है, मान लो उल्टी पलट दी, इसमें हवा कुछ नहीं थी किसी तरह से. इसमें ना हवा नहीं है, इसमें वैक्यूम नहीं है इसमें. मैं बताता हूँ क्यों, वो भी ज़रूरी है. ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, हवा लग रही है ना, इस पर हवा लग रही है तो हवा धक्का दे रही है. हवा धक्का दे रही है ना, तो हवा धक्का देगी जब इसे, तो वो मतलब बेसिकली बहुत सारी हर जगह से मिल रहा है ना आपको, धक्का वक्का मिल रहा है, इस पर प्रेशर पड़ेगा और वो उसे ऊपर उठा देगा. मरकरी ले रहे हो, पानी में नहीं होगा, पानी में नहीं होगा. पानी इतना वो नहीं, आसान नहीं है पानी को उठाना. इसे उठाना आसान है बेसिकली, से पानी भी उठा सकते हो आई गेस. पानी पता नहीं क्यों, हाँ पानी यूज़ नहीं करते, उसका भी रीज़न है. पानी इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि पानी ना चिपक जाता है यार यहाँ पे, तो नीचे आने में बहुत दिक्कत होती है, पानी चिपक जाता है ग्लास से. और भी रीज़न है पानी के क्यों नहीं होता, बट ये एक बहुत बड़ा रीज़न है.
खैर वो अनइम्पॉर्टेंट है। हाँ तो मरकरी ऊपर उठी तो कितना ऊपर उठी, कितना mm उठी, mm बोले तो mm ऑफ एच जी, mm ऑफ मरकरी यानी कि mm ऑफ एच जी, इसलिए यूज़ करते हैं ये, ठीक है। ये तो चलो आपको हवा में, मान लो आपने पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया, वैक्यूम चेम्बर क्रिएट कर दिया और फिर इसके अंदर बेंजीन पंप कर दिया आपने, सॉरी ऑक्टेन पंप कर दिया, तो ऑक्टेन का 460 था 420 था, 420 mm उठेगा। अभी तो 76 mm ही उठ रहा था, ठीक है। अब 420 mm, मतलब इतना भी नहीं उठता है, उठते क्या था इतना mm कितना हो गया जी, सेंटीमीटर हो गया, 4.2 सेंटीमीटर, 1 इंची से भी ज़्यादा। जितना आप उठता है, आपका उठता है उतना ही, जितना आपका उठता है उतना ये भी उठेगा। क्या भाई उम्मीद है क्या यार, कि कैसे लोग हो, पॉवर्ट पीपल। बढ़े आगे, चलो जी। द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अरे भाई साहब, तो मुझे याद है बी है इसका आंसर, लेकिन नहीं बी है इसका आंसर, हाँ नहीं 4 है। मुझे कभी इसका लॉजिक समझ में नहीं आया। मैंने एक तो यार सही बता रहा हूँ, ऐसे ना ताली 2 हाथ से बजती है मुझे, मैं कमेंट में पूछता हूँ कि इसका जवाब दे दो और कोई जवाब ही नहीं देता यार। हेलो बच्चों, हाय। अरे भाई, so better let's see the question, and the question says the mixture which shows positive deviation from the Raoult's law। तो कौन सा मिक्सचर है पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है? देखते हैं बेटा, पहला है बेंजीन टाउरीन, तो बेटा ये तो आइडियल सॉल्यूशन देख बनाता है, ये कैसा टाइप का सॉल्यूशन बनाता है, दिस इज आइडियल सॉल्यूशन, तो ये तो पॉजिटिव डेविएशन नहीं दिखाएगा। अगला है एसीटोन क्लोरोप्लेक्स क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन, तो बेटा दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, तो ये भी हमारी पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो करेगा। एंड लास्ट इज इथेनॉल और एसीटोन, बेटा दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, तो यहां पर पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो इसमें होता क्या है बहुत समझते हैं। तो देखिए बेटा, हमारे पास इथेनॉल मॉलिक्यूल्स है ना, दिस इज वी हैविंग C2H5OH एंड वी हैविंग C2H5OH। सो सही बात है। यहाँ पर बेटा बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सिस्ट कर रही होती है, क्या एक्सिस्ट कर रही होती है? H बॉन्डिंग। सो H बॉन्डिंग एक्सिस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। सो बेटा अगर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो ये वेपर्स में इतनी आसानी से नहीं जा टूटने वाला, सही बात है, ये बात भी है। इथेनॉल और एसीटोन, हाँ ठीक है। तो बॉन्ड बताइए बेटा। हाँ, तो जब ये इथेनॉल बॉन्ड नहीं तोड़ेगा तो फिर एसीटोन के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा, समझ रहे हो ना। अच्छा, आपको पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन भी हल्का सा आइडिया दे देता हूँ मैं, अगर आपको ये भूल रहे हो तो वो भी आइडिया देता हूँ। स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो बॉन्ड थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पर जैसे ही हम इसके अंदर बेटा एसीटोन डालते हैं, अब हम इसके अंदर एसीटोन डालें तो एसीटोन क्या करता है कि इसके इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में आके कुछ हद तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देता है। तो पहले हमारे पास बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, बॉन्डिंग हो रही थी, अब वीक बॉन्ड हो चुका है, तो ज्यादा वेपर्स में जा पाएंगे क्योंकि हमारे अच्छा नहीं, पॉजिटिव डिविएशन है तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे। अगर वेपर बेटा ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। सर बहुत बढ़िया बनाता है भाई सर, ये सर सबसे ज़्यादा सर लॉजिकली स्पीकिंग, शॉर्ट आउट टू हिम, आई डोंट नो हिज नेम, वरना देता शॉर्ट आउट एक बढ़िया सा। उन्होंने एक लॉजिक दिया, पहले तो आपको बता देता हूँ क्या होता है। हाँ, मतलब कोई अगर बेसिक आदमी बैठा है तो भी वो भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, वो भी बोर नहीं होगा। अरे रुक जाओ यार एक सेकंड। देखो राउल्ट्स लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ पहले समझा देता हूँ। RAOULTS, या चलो राउल्ट्स लॉ छोड़ो, राउल्ट्स लॉ की डेविएशन छोड़ो। देखो आपने 2 लिक्विड ली, ठीक है, 2 लिक्विड ली, A और B, उन दोनों को मिला दिया तो A का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, यानी कि A किसी न किसी टेम्परेचर पर टूटती है, B किसी न किसी टेम्परेचर पर टूटती है। तो जब आप मिलाते हो ना तो कभी कभी कैसा होता है कि A और A के बीच की बॉन्डिंग, यार यहाँ तो सिंगल दे रखा है, लो क्या कर लो, A और E के बीच की बॉन्डिंग है और B के बीच की बॉन्डिंग है। तो ये मान लो वेपर प्रेशर और आई गेस मोल का ग्राफ है, जो जिसका भी ग्राफ है वेपर प्रेशर और समथिंग रिलेटेड ग्राफ है, मुझे एक्स एक्सेस का याद नहीं आ रहा। तो आपको ये A और E के बीच की बॉन्डिंग दे रखी है, B और B के बीच की बॉन्डिंग दे रखी है। क्या पता कभी कभी ऐसा होता है A और B के बीच की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा हो जाती है इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग से, तो इनका बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर बॉन्ड स्ट्रांग है, बॉन्ड टूटना आसान मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि आपको पता है ये ना, मतलब ज़्यादा इवेपोरेट नहीं करेगा, लेस इवेपोरेशन हो जाएगी, उसके बाद लेस इवेपोरेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेस इवेपोरेशन हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि लेस इवेपोरेशन हो गई, इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि भाई वेपर ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ लगाओगे। तो लेस वेपर प्रेशर नोट डाउन करने की बात नहीं है, मैं नोट डाउन करने के लिए नहीं बोलता कभी किसी को। अब वेपर प्रेशर कम हो गया तो आपकी डिविएशन नीचे हो जाएगी, यानी कि एक्सपेक्टेड, मान लो कि आपका कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड है, मान लो अभी के लिए, वैसे तो उनका ग्राफ कुछ और है, मान लो एक्सपेक्टेड, ढंग से तो बना ले भाई, अच्छा होल्ड अप रुको, ढंग से बनाना है ना। मान लो कि उनका वेपर प्रेशर
एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर ये था, लेकिन अब क्योंकि कुछ मतलब नई बात, नई इन्फॉर्मेशन पता चली, नॉलेज में इजाफा हुआ आपके, तो वो थोड़ी कम हो गई, इतनी नीचे पहुंच गई वो। चलो तो कुछ है नहीं अब करने लायक, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मैं तो बस बता रहा था कि हाँ राउल्ट लॉ क्या होता है। बढ़ेंगे आगे, एक सेकंड रुको। आई एम काइंड ऑफ फीलिंग स्लीपी, मे बी आई शुड टेक अ ब्रेक। अभी तो आधा घंटा ही हुआ है भाई, क्या कर रहा है भाई, 5 क्वेश्चन ही हुए हैं अभी तो भैया। मेट्रो दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF ऑफ बेंजीन इज 5.12 kg per mole. The freezing point depression for the solution of the molality containing of a non-electrolyte blah blah blah। अरे भाई साहब है क्या ये इतनी सारी चीज़ें। अब सुनो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF आते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, सीधा सीधा फ्रीजिंग पॉइंट पे आते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट पे या सीधा FP भी लिख लेता भाई तो चल जाता। हाँ ठीक है, आप मान लो ये आपने कुछ लिया, इसमें आपने कुछ लिक्विड डाल दिया, ठीक है, अब इसे फ्रीज़ करो, कर दिया, ठीक है। अब ये फिर से आपने कुछ लिया, अब फिर से आपने इसमें कुछ लिक्विड डाल दिया, लेकिन अब इसमें इतना बड़ा आपने लकड़ी का वो भी डाल दिया। अब ये लकड़ी का कुंदा डालने के बाद क्या हुआ, मतलब लकड़ी का कुंदा तो ऐसा है, वैसे डालते नहीं, जाहिर सी बात है, ये डाल दिया आपने, अब क्या करोगे, अब इसे फ्रीज़ करने बैठोगे तो मुश्किल हो जाएगा। क्यों पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर वाई। मेरे हिसाब से तो भैया कम लिक्विड है तो जल्दी फ्रीज़ होना चाहिए, अपेरेंटली नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा फ्रीज़ करना मुश्किल हो जाता है। आई डोंट नो भाई, यार लकड़ी का कुंदा ज़्यादा ही बड़ा नहीं डाल दिया आपने, पता नहीं यार, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फ्रीज़ करना मुश्किल हो जाता है, तो यानी कि जब आप और नीचे जाओगे आपकी जो फाइनल वो होगी, आपकी जो फाइनल सॉरी, अरे भाई साहब अभी लग रहा मेट्रो में हूँ, मेट्रो जस्ट अभी रुकी। फाइनल फ्रीजिंग टेम्परेचर वो और कम होगा आपके इनिशियल फ्रीजिंग टेम्परेचर से, तो आपका फिर डिफरेंस देखो, ठीक है। तो वैसे तो हो गया इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा है तो TI माइनस TF। अब ये लकड़ी का कुंदा जितना बड़ा होता जाएगा ना, आपको फ्रीज़ करने में उतनी दिक्कत आने वाली है, मेरे से मत पूछो क्यों। ये लकड़ी का कुंदा छोड़ा, सॉल्यूट ही ले लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूट ही वो करना है। मैं तो बस दिखा रहा था कि हाँ उसमें कुछ डाल दिया आपने, चलो आपने सॉल्यूट डाल दिया, तो अपेरेंटली ये सॉल्यूट वाले जो होंगे ये उसके वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ अट्रैक्ट वगैरह जो भी है कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि ये नीचे टेम्परेचर गया ही क्यों, वाई आपका होमवर्क है, चलो ठीक है, ये बढ़िया है, मुझे नहीं आया कुछ तो होमवर्क दे दो। वाई डिड दी टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है, बताना क्यों ऐसा, ठीक है। तो TI माइनस TF हो गया आपका KB, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया मोलैरिटी के, मतलब जितना ये डालोगे ना, जितना ये सॉल्यूट डाल दोगे, मोलैलिटी ले लो, चलो अभी मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूट जो आपने ऐड किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, ऐसा है ना, मान लो, चलो ये थोड़ा सा साइड टॉपिक है, वैसे तो यहीं आपके लिए बहुत साइड हो गया होगा जिसको नहीं आता है, बट ठीक है थोड़ा सा और सह लो। ये एक्चुअली मोलैलिटी, मान लो कि ये अभी तो ये टूट नहीं रहा है, सोचो अब ये टूटने लगा बीच से, ये छोटी सी चीज़ है और ये और टूटने लगी बीच से, तब तो भैया राड़ा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा हर जगह। टूट गई तो अभी एक की जगह 2 में बदल जाएगा, तो फिर वो भी लेना पड़ता है। इसको ही कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, इसे आई कहते हैं, इसलिए आई यूज़ होता है, ठीक है। बाई चांस कुछ टूट रहा है या बाई चांस कुछ नहीं टूट रहा और चीज़ों को साथ में भी खींच रहा है, ऐसा भी हो सकता है, होता हो, मुझे याद नहीं है, तो होता है। तो यहाँ पे I1 है क्योंकि ये टूट नहीं रहा है, ठीक है, तो आई की चिंता मत, आई छोड़ दो, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो M के है, और ये बराबर होता है डेल्टा T बराबर होता है KB, क्योंकि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो KBM हो गया, ठीक है। अब वैसे पानी ठीक है, सॉरी, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब और कितना नीचे गया, बस ये निकालना है। तो KB कितने का था, 5.12। अभी मैं यूनिट्स भी लेके चल रहा हूँ क्योंकि पहली बार डिस्कवर कर रहे हैं हम। केल्विन kg पर मोल मल्टीप्लाई बाय 0.078, ठीक है, पॉइंट, या चलो रुको एक सेकंड, 78 लिख लूँगा, 78 अपॉन
78/1000 लिख लेते हैं। हाँ ठीक है। 512 को मैं सीधा 5.1 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 5.1 इंटू 0.78 को मैं 0.8 लिख लेता हूँ सीधा, 0.08। तो यहाँ 80 लिख लो सीधा, और 80 लिखने के बजाय 8 लिख लो, ठीक है। तो मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे छोटा कैलकुलेशन होगा 5.12 इंटू 8/100। तो ये हो गया 40 से हल्का सा ऊपर। मैं 40 मान के चल रहा हूँ। क्यों 40 मान के कैसे चल रहा हूँ? 40 से हल्का ऊपर है तो अरे इसलिए 40 इसलिए मान के चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी तो हमने 78 से 80 किया था, तो आंसर बढ़ चढ़ के नहीं आएगा, तो थोड़ा कम कर देते हैं, 40 कर लेते हैं। 40 ही क्यों, क्लीन नंबर है ना, 40 हो गया ये, और अपॉन 100 तो 0.4 हो गया आंसर। 0.4 दे रखा है क्या? 0.4 सेकेंड है। कुछ है नहीं तो लाइफ में, कुछ ऐसा है नहीं करने लायक। आपके पास 8 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट लिया आपने और 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेव में डाल दिया, जिससे क्या हुआ, उसका वेपर प्रेशर 80% तक रिड्यूस हो गया। द मोलर मास आपने क्या लिया होगा भाई ऐसा? चलो दो कोविड का क्वेश्चन है। आपने कुछ 8 ग्राम का लिया, ठीक है, 8 ग्राम का कुछ भी लिया आपने, मुझे कुछ से मतलब नहीं है। मैं 8 ग्राम का लिया आपने, एक्स मोल, मुझे मोल से मतलब है, मोल खेलते हैं, मोल ही चलता है। आपने उसको 114 ग्राम एन ऑक्टेन में, अरे भाई साहब एन ऑक्टेन का वो क्या है, ठीक है, 114 ग्राम एन ऑक्टेन में आपने उसको रिड्यूस कर दिया। सॉरी 114 ग्राम एन ऑक्टेन में आपने उसे डाल दिया। एक सेकंड, सॉरी, हाँ, आपने उसको 114 ग्राम एन ऑक्टेन के अंदर डाल दिया, यानी कि कितने मोल, मैं क्या भी बोला है, मोल से खेलते हैं, यानी कि 1 मोल। क्या दे रखा है भाई? दे रखा है, देखो लास्ट में, सबसे लास्ट में दे रखा है, ब्लू तो कलर है ही। आपने उसे 114 ग्राम एन ऑक्टेन में, ये हो गया मेरा टोटल मोल हो गया, ये एक्स मोल ले लिया बस ऐसे ही। 8 ग्राम दे रखा था, अभी मैं 8 नंबर को नहीं छू रहा हूँ। नंबर दिया है ना तो ज़रूरी नहीं है उसको छूना है, अभी छूएंगे लेकिन ज़रूरी नहीं है। 8 अभी ले लिया मैंने, चलो एक्स ले लिया, x+1 मोल। अब आपका कुछ ओरिजिनल वेपर प्रेशर रहा होगा, ठीक है, किसका वेपर प्रेशर रहा होगा? इसका एन ऑक्टेन का कुछ ओरिजिनल वेपर प्रेशर रहा होगा। क्या है भैया एन ऑक्टेन का ओरिजिनल वेपर प्रेशर? वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले ही क्या था, 420 है ना, 420 है। तो उसको ना 80% गिरा दिया हमने, सॉरी उसको 20% गिरा दिया, 80% कर दिया उसका, ओरिजिनल का 80% कर दिया हमने, उसको 20% गिरा दिया। अब क्या यार, वैसे तो मेरे हिसाब से अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, कुछ दे ही नहीं रखा है यहाँ पे। आपको एन ऑक्टेन का प्रेशर पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो एन ऑक्टेन का वेपर प्रेशर कितना हो गया? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। चलो मान लो कि किसी को ना, अभी तो हमें 420 थोड़ी देर पहले करके आया था, मान लो किसी को 420 नहीं पता। और ऑक्टेन का पार्शियल प्रेशर कितना? ऑक्टेन का पार्शियल प्रेशर हो गया जी 1 क्यों लिया? ऑक्टेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन अपॉन टोटल, यानी कि x+1 इनटू ओरिजिनल प्रेशर P0। पता है ना आपको? अगर नहीं भी पता तो मैं फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, बहुत ज़रूरी है कि आपको याद हो ये। चलो रेड 2 जगह ले लिया हमने, क्योंकि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हमें पता चलता है कि आपका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है आपका मोल फैक्टर इनटू आपका जो प्योर प्रेशर होता है। प्योर प्रेशर क्या होता है? मान लो ये चीज़ ऐड नहीं होती, ये लकड़ी का कुंदन नहीं ऐड हुआ होता, तो भैया अच्छा खासा प्रेशर लेके चल रहे होता, अच्छा खासा दबदबा होता हमारा, तो नहीं है। तो वो 80% हो गया ओरिजिनल, यानी कि अब वो 0.8 हो गया। 0.8 80% एक ही होता है, 0.8 ऑफ दी ओरिजिनल। अब यहाँ पे ओरिजिनल यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये हो गया x+1 इंटू 0.8 बराबर हो गया, इंटू 0.8 बराबर हो गया अपने 1 के, तो यानी कि 0.8x प्लस 0.8 बराबर हो गया 1 के, तो x बराबर हो गया 0.2/0.8 के, तो x बराबर हो गया अपना 1/4 के, तो x बराबर हो गया 1/4, यानी कि हमारा मोल है 1/4। अच्छा एक बात बताऊँ, एक छोटी सी बात है, साइड की बात है, ये वाला फॉर्मूला से बेटर होता हम लोग पार्शियल प्रेशर किसका निकालते हैं? पार्शियल प्रेशर निकालते हम लोग उस वाले का,
ये हमने अभी किसका निकाला, एक सेकंड रुको, बताना ज़रा किसका निकाला। हाँ ऑक्टेन का निकाला। अगर ऑक्टेन बोला तो बहुत बढ़िया, अगर दूसरा क्या था, दूसरा हमें नहीं पता। अगर अननोन सब्सटेंस का बोला तो गलत बात है, ऐसा मत करो यार प्लीज़। दूसरे सब्सटेंस का निकालते ना तो सीधा सीधा एक्स निकल गया होता हमारा। यहाँ पे थोड़ा घूमना पड़ा ना, या ये वाला स्टेप इजी रहता हम लोगों के लिए। चलो कोई बात नहीं। तो 1/4 मोल है, 1/4 गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास हमें नहीं पता, वही निकालना है जी, मोलर मास निकालना है हमें। तो मोलर मास हो गया 40 होना चाहिए आंसर। वैसे इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, इतना टाइम बस इसलिए लगा क्योंकि समझाना पड़ गया ना। आप लोग करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन है ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। होता क्या आइसोटोनिक सोल्यूशन, सॉरी आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या होता है, जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब इतना पढ़ा लिखा मैं होता तो मेरा नीट निकल गया होता, मुझे नहीं पता आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, आइडियल सोल्यूशन नहीं पता, आइडियल सोल्यूशन के लिए नहीं पता है मेरे को। किस चीज़ में चेंज नहीं आना, किस चीज़ में बदलाव नहीं आना चाहिए यार। आइडियल सोल्यूशन के लिए आप किस चीज़ में बदलाव नहीं आना चाहिए, पता नहीं यार। थर्मोडायनेमिक्स में चलेगा। थर्मोडायनेमिक्स में बात भाई की थोड़ी तंगी चलती है। थर्मोडायनेमिक्स एक पॉइंट तक सब समझ में आता है, फिर अचानक से कब सब कुछ समझ में आना बंद कर जाता है, समझ में नहीं आता। ओके ठीक है भाई, बकवास मत पेल, फालतू की पढ़ाई कर ले यार। टेम्परेचर बढ़ाओ एंट्रोपी बढ़ती है, हर जगह बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ा, ये एंट्रोपी का साइन है, ये वॉल्यूम का, एंथैल्पी का, ये गिब्स फ्री एनर्जी का। ठीक है जी, गिब्स फ्री एनर्जी क्या बताती है, चलो कुछ ना कुछ तो बता ही देता हूँ। एंट्रोपी बताती है कि आप किस चीज़ को कितने अलग अलग तरीके में अरेंज कर सकते हो। डिग्री ऑफ रैंडमनेस नहीं होती कायदे से एंट्रोपी, किस चीज़ को कितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो उसको एंट्रोपी कहते हैं। वॉल्यूम होता है, पता ही है वॉल्यूम क्या होता है भैया, कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एंथैल्पी होती है कि एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। टेम्परेचर का सब रिलेट, और जी बताता है कि आपकी जो इक्वेशन है वो अपने आप चलेगी या आपको धक्का वक्का मारना पड़ेगा। चलो भाई, मेरे हिसाब से आंसर जी 4th होना चाहिए था, बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। चलो एच है, सर की देख लेते हैं, सर बताते हैं तो बढ़िया, वरना ठीक है। सत्रिकाल जी, सार जी बता दीजिए प्लीज। हेलो बच्चों, so let's see the question, and the question says for an ideal solution the correct option is, ideal solution के लिए हमारे को correct conditions बताना। The first is saying delta S of mix is 0 at constant temperature and pressure। वीडियो अपॉलॉजीज फॉर द इंटरप्शन, कंटिन्यू कर रहे हैं। ये वाला जब अभी वीडियो इंटरप्ट हुई थी तो मैंने आंसर देख लिया अभी है। एक्चुअली बात है ना कि जब आप दो सोल्यूशन मिला रहे हो तो जब सोल्यूशन मिलाओगे ए और बी, एंट्रोपी तो बढ़ेगी। एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मैंने शायद बता दिया था, नहीं सॉरी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस नहीं होती, द अमाउंट, द नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन अरेंज समथिंग। डिग्री ऑफ रैंडमनेस इतना करेक्ट नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं, एंट्रोपी रैंडमनेस ही मान लो। चलो आप, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम कम हो रहा है इसका मतलब कुछ बाहर जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ना तो नहीं चाहिए, बट हो सकता है बढ़ भी जाए भाई। कम हो रहा है मतलब कुछ इंटरेक्शन हो रही है, इनके बीच में इंटरेक्शन ना हो तो बढ़िया है, बिल्कुल भी इंटरेक्शन ना हो ए और बी के बीच में, आइडियल सोल्यूशन। जबकि ऐसा होता नहीं है, दो लोगों को कमरे में रखोगे कुछ ना कुछ कहेंगे एक दूसरे से। डेल्टा एच 0 है, मतलब ना कि हीट बाहर जा रही है और ना हीट अंदर जा रही है। हाँ आइडियल सोल्यूशन बिल्कुल सही भैया, हीट ना बाहर जाए ना अंदर आए, ना एनर्जी रिलीज़ हो, ना एनर्जी रिलीज़ बॉन्ड टूटे, एनर्जी आई बॉन्ड मतलब बन गए तो एनर्जी आ रही है अंदर। डेल्टा जी यानी कि आपकी डेल्टा जी मतलब स्पॉन्टेनिटी नहीं है शायद इसमें, ये डेल्टा जी ज़ीरो नहीं होगा तो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन सर ने समझाया था। द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। भाई साहब होता क्या ये मैक्सिमम बॉइलिंग, मतलब मैक्सिमम एजियोट्रोप एक मिक्सचर मान लो, एजियोट्रोप मिक्सचर, ठीक है। मैक्सिमम बॉइलिंग से क्या पता चल रहा है आपको, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा बॉईल होगा नहीं, एक्चुअली मेरे को ये कन्फ्यूज़न रहती है। मैक्सिमम बॉइलिंग का साफ मतलब होता है कि ये बहुत कम बॉईल होने का, क्या मतलब, आर यू श्योर? हाँ बहुत कम बॉइलिंग होगा मतलब बहुत बिल्कुल जल्दी बॉईल होने नहीं वाला ये। चलो अभी पता चल जाएगा ये सही है गलत है, मैं इतना श्योर नहीं हूँ, ठीक है। यानी कि बहुत कम बॉईल होगा, यानी कि इसका मतलब अगर आप ए आपने स्टार्ट किया था, ए और ए लिया था और आपने ए और बी लिया था, ठीक है, ए और ए लिया था और आपने ए और बी लिया था, तो क्या है कि ए और ए लिया आपने और बी अरे यार बी और बी लिया, यार मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है भाई। चलो आपने बी और बी भी ले लिया, ठीक है।
फिर क्या हुआ, जब आपने दोनों को मिक्स किया तो ए और बी बन गया। हाँ मतलब इतना तो होगा, इतना तो इतना तो बनता ही है, ठीक है। अब ये बताओ इन दोनों में से किस में बॉन्डिंग इतनी बेहतरीन हो जाएगी, सॉरी किस में बॉन्डिंग इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि ये टूटने से मानने का नहीं। वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इथेनॉल और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड में पता नहीं क्या होगा। हेप्टेन और ऑक्टेन में आई डोंट थिंक सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो वाटर और नाइट्रिक एसिड हो सकता है आंसर, और वाटर और इथेनॉल भी हो सकता है। लेट्स गो विद ए, लेट्स गो विद ए, माय गट फीलिंग सेज ए। सही है भाई, ए सही है। हेलो बच्चों। हाय सर। So beta, let's see the question, and the question says the mixture that forms maximum boiling azeotrope. तो बेटा maximum boiling azeotrope दिखाने वाला होल्ड अप, कौन सा मिक्सचर है हमारा? This is the example of negative deviation. तो यही next is ethanol and water. पता कैसे चल रहा है? So maximum boiling azeotropes are those which shows large negative deviation. तो बेटा large negative deviation होना चाहिए, मतलब हमारे को वही चीज देखनी है जिसमें negative deviation हो रही है। Water plus nitric acid, बेटा हाँ बिल्कुल यहाँ पर negative, this is the example of negative deviation. तो यहीं पर this will show maximum boiling azeotrope. This is the example of negative deviation. So this will show maximum boiling azeotrope. The next is ethanol and water. तो बेटा ये तो positive deviation show करता है from the Rawn's law. Acetone, carbon disulfide, acetone और CS2 is again showing positive deviation from Rawn's law. Heptane, octane, बेटा ये अब देखो सर, बता मैं क्या चाह रहा था, सर बता दे। मैं बस एक चीज़ ढूंढनी चाह रहा हूँ कि लॉजिक बताओ कि मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है, तो वो मिल नहीं रहा, तो इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर मोलालिटी ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन इज डबल, मोलालिटी आपने डबल कर दी, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट विल बी, ये तो कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज होगा। कांस्टेंट कहाँ चेंज होता है? ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये या तो देखो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, और या तो ये मटेरियल पे, मटेरियल के अलावा और कहाँ, मेरे हिसाब से टेम्परेचर पे में भी फ़र्क पड़ जाए। आई डोंट थिंक सो, नहीं ये टेम्परेचर पे फ़र्क डालता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर? वेट परसेंटेज नहीं, वेट परसेंटेज नहीं करेगा। वेट परसेंटेज होता क्या है कि आपने दो चीज़ डाली, 1 किलो आलू और 10 किलो मूली, तो टोटल हो गया 11 किलो। वेट परसेंटेज तो 11 किलो है मूली और 1 किलो आलू है, तो इसमें परसेंटेज कुछ चेंज नहीं होगी, 1 किलो आलू ही रहेगा और 11 किलो मूली रहेगी, चाहे आप किसी भी टेम्परेचर पे चढ़ जाओ। मोलालिटी, मोलालिटी क्या होती है? मोलालिटी अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर पे नहीं बदलते हैं भैया। सॉलिड को इतना क्या ही फ़र्क पड़ रहा है टेम्परेचर से? क्या फ़र्क पड़ता है सॉलिड को? सॉलिड आदमी है भाई, नहीं होता उसे इतना फ़र्क। स्टोइक आदमी है भाई, मार्कस ऑरेलियस है, कोमोडस नहीं हो भाई तुम, मार्कस ऑरेलियस हो, कॉमरस। चलो, और नीचे क्या हो गया आपके? नीचे हो गया आपका एक तो ऊपर मोलालिटी और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो जी ठीक है, अब यहाँ पर भी सब कुछ सॉलिड, यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मोलारिटी में ऐसा नहीं होगा, उसमें आएगा चलो मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है यार, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट बोल दिया तो गलती से बोला है, यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट आएगा, यहाँ पे भी मोल ऑफ सॉल्यूट आया अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉरी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, हाँ अरे एक सेकेंड यार, हाँ ठीक है, मोलारिटी में आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिखना है, पूरा सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा सोल्यूशन, ठीक है। तो यानी कि आपकी मोलारिटी पे फ़र्क पड़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, वेपर में बदलेगा तो आपकी मोलारिटी बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए हम लोग मोलालिटी प्रेफर करते हैं मेजरमेंट वगैरह के लिए। याद है एक बार ये सब बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन, मतलब बढ़िया क्या फेमस क्वेश्चन है कि अच्छा मोलालिटी क्यों यूज़ करते हैं, मोलारिटी क्यों नहीं यूज़ करते, 11वीं की स्टार्टिंग में बड़ा फेमस क्वेश्चन, तो इसी वजह से। भैया टॉल्विन वेपर फेस में है, टॉल्विन बेंजीन के ऊपर OH लगा दो। इन द वेपर फेज इज इन इक्विलिब्रियम विद द सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन हैविंग मोल, देखो टॉल्विन इक्विलिब्रियम में है, मतलब is in the vapor phase is in equilibrium with the solution of benzene and toluene having mole fraction of toluene 0.5, यानी कि 0.5 अगर टॉल्विन है तो आधा बेंजीन होगा। वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का इतना है और वेपर प्रेशर टॉल्विन का, प्योर टॉल्विन का इतना टॉर है। टॉर क्या होता है? टोरा, अरे मतलब जैसे mm ऑफ Hg एक यूनिट है, वैसे टॉर भाई मीटर और सेंटीमीटर की यूज़ करते हैं, अलग अलग बता दो, है अलग अलग है भाई, अलग अलग चीज़ें मेजर करोगे तो कहीं सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, कहीं इंचेस। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन इन वेपर फेज विल बी, देखो मुझे
ये बात समझ में नहीं आ रही. टॉल्विन इज इन वेपर फेज इन टॉल्विन इन द वेपर फेज इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन. अच्छा ठीक है. अच्छा, टॉल्विन जो है वेपर उसमें इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो कहना चाह रहा था कि टॉल्विन लिक्विड, अभी मैं टी लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली टी नहीं होगा, टॉल्विन लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में टॉल्विन गैस के साथ. ठीक है, ये लिखना चाह रहा था वो. वैसा है कि आगे बढ़ते हैं. चलो, हाँ, तो ये कहना हाँ, मैं इस छोटी सी चीज़ से कंफ्यूज था. इन्होंने टॉल्विन ही क्यों मेंशन किया भाई, बेंजीन भी तो है, बेंजीन क्यों नहीं? अरे भैया क्वेश्चन टॉल्विन के ऊपर है ना, तो इसलिए मोल फ्रैक्शन निकालना हम बहुत बढ़िया से सीख गए हैं. तो आधा क्या है, अगर आप मान लो एक लेके चलो, एक टॉल्विन एक बेंजीन, ठीक है, एक कैसे ले लिया आपने, 0.5 मोल फ्रैक्शन देख रहा है. अब मैं यहाँ 1 लूँ, 1000 लूँ, 78 लूँ, 69 लूँ, 72 लूँ, कोई मतलब नहीं है उससे, कोई भी नंबर ले लो आप. ठीक है, तो एक टॉल्विन हो गया आपका. ठीक है, मोल्स ऑफ टॉल्विन 1, टोटल मोल है 2, 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय आपका टॉल्विन का कितना 37. तो ये हो गया आपका 17. रुक जाओ. सॉरी, एक सेकेंड. मोल फ्रैक्शन, अच्छा मोल फ्रैक्शन टॉल्विन का 0.5 है. अच्छा, सही बात है. प्योर बेंजीन टॉल्विन का मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन इन वेपर फेज विल बी. अच्छा, टॉल्विन का मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में. अच्छा, यानी कि अब आप यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर निकालोगे, फिर आप बेंजीन का वेपर प्रेशर निकालोगे, फिर उसका वो देखोगे, उन दोनों को प्लस करोगे, टोटल प्रेशर निकालोगे. ओहो, ये तो लंबा चौड़ा हो गया. चलो कोई बात नहीं, ठीक है. ये हो गया टॉल्विन का कितना हो गया 127 क्या 37 का हाफ कितना होता है, 35 का हाफ कितना होता है, 34 का हाफ कितना होता है, 17. अरे भाई साहब, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा. अच्छा रुको, 19 लेते हैं इंटू, यार देखो यहाँ पे बहुत पास है, तो हम लोग एस्टिमेट करना भी खतरनाक ही रहेगा. 119 ये हो गया भैया 2, 5 2 10 19, फिर आ गया 55.5. द फक इज़ गोइंग ऑन. अच्छा देखो, मैं ये थोड़ा आप लोगों ने मेरे को एम्बैरेसिंग मोमेंट पे कैच कर लिया. मेरे से वो भी नहीं हो रही, डिवीजन भी नहीं हो रही. ओके वेट, लॉन्ग डिवीजन कर लेते, क्या दिक्कत है. लॉन्ग डिवीजन करेगा भाई तू, इसके लिए करना पड़ रहा है यार. सॉरी, 38 क्या होता है 19. तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, डिवाइड बाय 2. अरे यार क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहा हूँ मैं. कोई नहीं यार, कोई नहीं कोई नहीं भाई यार, चलता है यार, इतना तो नहीं चलता ना, बात वही तो है. 18.5, तो एक हो गया अपना 18.5, ठीक है, और एक हो गया अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ, यही तो बताना तो, टॉल्विन इन वेपर फेज. हाँ 18 और एक हो गया अपना 119 का हाफ होता है 5 2 10 19 फिर से 5 करो. हाँ एक बचा 55.5. ऐसा हो ही नहीं सकता यार, 55.5 कैसा आ सकता है, 119 का हाफ है जब, कैसे है 2 5 2 10, ठीक है 1 9 19. अरे यार क्या करता रहता हूँ मैं यार, -15 53.8 है आंसर. चलो खैर, ये दिमाग में सॉल्व करने लायक था ये, ठीक है. तो 18.5 अपॉन इन दोनों का सम. यार पता है हम लोग ना बेस्ट होता अगर वो लेके चलते, तो एस्टिमेट कर लेते हैं, एस्टिमेट ही करते हैं, एस्टिमेट करके चलते हैं, गलत होगा तो देखा जाएगा. इसको 40 मान लो, 40 का आधा कितना 20, 100, इसको 120 मान लो, 120 का आधा कितना 60. तो ये हो गया 20/80, 1/4 हो गया 0.25 समथिंग. 0.25 के समथिंग सबसे करीब क्या आ रहा है, 0.237 आ रहा है. हाँ तो 0.237 ही होगा. मैं देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा यहाँ पे, मैं कुछ बहाना नहीं मारूंगा, मैं थक गया. नहीं तो बहाना ही हो गया, मेरे से नहीं हुई अभी कैलकुलेशन. मैं यूजुअली अगर देखो अभी क्या बेस्ट काम क्या होता है ना, यहीं से ये जो फालतू है ना, जो मैंने अपने आप को एम्बैरस किया यहाँ पे नेशनल टेलीविज़न पे, भाई यूट्यूब पे, कोई पॉइंट नहीं था इसका, सीधा एस्टिमेट करके भी चल सकता था मैं. मुझे रिस्क और रिवॉर्ड समझने में देरी हो गई. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन. डेल्टा जी 0 नहीं होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था. बाकी सब छोड़ दो,
थोड़ी देर पहले ही देखा था कि डेल्टा जी 0 नहीं होता है। वेंट हॉफ फैक्टर फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग। अब देखो वेंट हॉफ फैक्टर, अब मैं बताता हूँ वेंट हॉफ फैक्टर मेरे जहाँ तक समझ में आता है। वेंट हॉफ फैक्टर मेरे को ये लगता है वेंट हॉफ फैक्टर और एन फैक्टर सेम सेम सा लगता है मेरे को। हाँ मेरे को ये लगता है कि भैया ये टूट के कितने हिस्सों में बनेगा, नहीं एन फैक्टर अलग होता है, सॉरी सेम नहीं होते। टूट के किससे कितने हिस्सों में बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या हो गया यार, केमिस्ट्री में चीज़ें कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, क्या बेंच वेंच मारेगा क्या यहाँ पे, नहीं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड प्लस बेस। यानी कि जब आप NaCl बनाते हो, NaOH और HCl से NaCl बनाते हो, ये टूट के ना सोडियम में बनता है और क्लोरीन में बनता है, दो में बदल सकता है ये। तो भैया ये जब टूट गया ना 2 में, तो अब आप इसे 1 यूनिट के बजाय 2 यूनिट लोगे। कब, क्यों, कहाँ, मतलब वैसे तो जैसे डिप्रेशन कांस्टेंट वाले में, डिप्रेशन वाले कांस्टेंट मतलब आपका टेम्परेचर नीचे हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट नीचे हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर खिंच जाता है। अगर ये सब नहीं पता तो चिंता मत करो बॉयज़, नहीं यार करो यार, चिंता करो यार, ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं, आनी चाहिए आपको। चलो कोई बात नहीं। ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है BaOH होल ट्वाइस। ये टूट के 3 हिस्सों में बटेगा, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 3, ऑप्शन नंबर 2 3। चलो आगे बढ़ते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर दे रखा है आपको, एक 6.5 ग्राम का ऑफ अ सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज 732 mm इफ Kb इज इक्वल टू 0.52। अरे भाई साहब वो यार देखो मुझे तो नहीं लगता कि जिम जाने के टाइम तक मैं सारा काम कंप्लीट कर पाऊंगा, बट चलो कोई नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर दे रखा है आपको 6.5 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है 100 डिग्री पे वेपर प्रेशर है ऑफ अ सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर ऑफ अ सोल्यूशन। यार इसे सॉल्यूट पढ़ रहा हूँ मैं, हाँ सॉल्यूट बात ऐसी है, एक सोल्यूशन है, ठीक है, यानी कि किसी लिक्विड में, सॉल्वेंट में आपने पानी डाला, ठीक, पानी डाला, नाइस वाटर, वेट रुको थोड़ा बड़ा करने दो मुझे, दैट्स व्हाट शी सेड, नहीं शी डिडंट से दैट, ठीक है। ये पानी, और आपने बदमूसी करी, थोड़ा सा नमक शमक सार देते हैं, कर दिया आपने ये भाई ज़रूरी था कि ये सब की क्रिंज हरकतें करना बंद कर दे। क्या यार तुम लोग मजाक भी नहीं समझते हो थोड़ा सा, नहीं हम समझते हैं लेकिन क्रिंज है ये, ठीक है यार ओके फाइन भाई, ऐसे क्या भड़क क्यों रहा है भाई। तो अब आपका वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो गया, तो आपका अभी इसका आप पार्शियल वेपर प्रेशर निकालोगे, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या, वेपर प्रेशर कम हो गया आपका, ठीक है 6.5 ग्राम। अब इस सोल्यूशन का कम हो गया, वैसे तो सिर्फ और सिर्फ पानी था, या अभी पानी नहीं दे रखा, हाँ पानी ही दे रखा है। इफ़ Kb इज इक्वल टू 0.52 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। अब देखो, अरे हाँ अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना चिंता करो, तो वही वाला टॉपिक आ गया। पहले आपका ना बॉइलिंग पॉइंट था कुछ, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट था बढ़िया सा कुछ x डिग्री सेल्सियस था, आराम से बॉईल कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब बॉईल करने जाओगे ना, मतलब आपको हीट मिल रही है यहाँ से, और यहाँ पे आपको एकदम मतलब थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये टूट रहे हैं यहाँ से, आराम से इनको हीट मिल रही है, ये आराम से बाहर जा रहे हैं। अब क्या हुआ, अब एंट्री होती है हम लोगों के सॉल्यूट की, जो कि यहाँ आके जगह घेर लेता है। ले भाई क्या कर लेगा, और क्योंकि वो सॉलिड है क्या कर लोगे, उसका कुछ उखाड़ पाओगे क्या, उतनी सी हीट से कुछ नहीं होने वाला। इसका कैसे हो गया, था ही नहीं वो था ही नहीं, सॉलिड थोड़ी था, ये वाटर पानी सॉलिड थोड़ी होता है। चलो जी ठीक है, तो इसका मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को यानी कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल को, टी फाइनल बढ़ गया आपका, सॉरी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, बॉइलिंग की बात हो रही है, अभी फ्रीजिंग की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो बॉइलिंग की बात हो रही है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका मोलैलिटी के, यानी कि आप कितना सामान से मेरा मतलब कितना सॉल्यूट डाल रहे हो उसमें, तो ठीक है। तो डेल्टा टी बराबर हो जाता है आपका एम के बी। आप एम ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, मोलैलिटी है, रिटी नहीं है, मोलैलिटी है। के बी क्या है,
KB 0.52 है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, आप देखते हैं तो डेल्टा KB निकालना है, ठीक है। तो मोलालिटी कितनी हो गई, आपने 6.25 ग्राम डाला है, 6.25 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट, पता क्या चलेगा, अरे ओहो, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ, चलो एक दिक्कत आ गई कि अब हमें क्या क्या मिल गया हम लोगों को, हम लोग अपने एंड गेम से कितना दूर है हम लोग, ठीक है एक सेकंड रुको, 0.52 मल्टीप्लाइड, ठीक है। अब मुझे कैसे तैसे बस मोलारिटी मिल जाए, मोलारिटी मिल जाए। मोलारिटी में क्या दिक्कत है भाई, 6.5 ग्राम दे तो रखा है यार, 6.5 ग्राम समझते हो, 6.5 ग्राम का क्या मतलब हुआ, मतलब बस इसमें मुझे गिवन मास है, मुझे मोलर क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार उसको, मुझे नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं पता है, हाँ क्योंकि इसका मोलर वेट नहीं पता मुझे, नो इश्यूज़। हमें एक और चीज़ बता रखी है कि 732 mm है प्रेशर, वो पार्शियल प्रेशर 732 mm है, व्हाट विल दैट डू, देखो 732 mm का मतलब समझ रहे हो क्या, वैसे यूजुअली कितनी होती है 756 mm होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, पानी के जितने भी मोल थे, पानी के कितने मोल हैं, मतलब 100 ग्राम है, 100 ग्राम में 18 से डिवाइड कर दो 100 को, लगभग 5.55 समथिंग, 5.55 मोल मान लो, 5.5 मोल मान के चलते हैं, 5.5 मोल्स, ठीक है। एक्स मोल मान लेते हैं इस चीज़ को, एक्स मोल मान लेते हैं, प्लस 5.5 इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्रेशर, अभी थोड़ी देर पहले गया, इज इक्वल टू 732, यहाँ से x निकालना है, फिर उसके बाद मूला, देखो अब मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि इतना लंबा खींचे, जो हमने रूट पकड़ा है वो बहुत लंबा है और मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा खींचना चाहिए था इस क्वेश्चन को। जो एक एजुकेटेड गेस लगाते हैं, लेट्स गो विद 103 और देखते हैं क्या है, 103 नहीं यार, लेट्स गो विद 102, देखते हैं क्या आंसर है। KB निकालना है ना, कैसे निकाल सकते हो, कोई तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। अच्छा यार देखते हैं, तो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन एट 100 101 है आंसर। मैं क्या बोला था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और देखो बढ़ा, डिग्री सेल्सियस चलो एक चीज़ तो सही थी। द वेपर प्रेशर है सॉल्यूट का सॉल्वेंट क्या है 760 mmHg होता है, तो मैं P0 जो प्योर सॉल्वेंट Hg, तो वेपर प्रेशर तो सॉल्यूट के मिलाने से डिक्रीज हुआ ही होगा, तो क्या होता है फार्मूला P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ठीक है, नया फार्मूला है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये होता है। अब P0 की वैल्यू 760 माइनस 732 अपॉन 760 इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ से इसको तो 6 नया फार्मूला क्या है भाई, पुरानी चीज़ों से एक नई चीज़ बना दी है और क्या है। थम जाओ सॉल्यूशंस वाला डेक, अगर तुम्हें लग रहा हो बाई चांस कि ये जो ग्रीन ब्लॉक्स इतने ग्रीन टाइल इतने दूर क्यों हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन डेक का है, तो सोल्यूशन डेक के क्वेश्चन जब भी आ रखे होंगे पहले के 0.5 दिया है, तो दिया उसे x मान लेते हैं, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 100 ग्राम अपॉन 18 कर देते हैं। अच्छा ये एक हल्का सा नया सा फार्मूला है, बट कोई बात नहीं, ये भी निकल जाएगा, चिंता मत करो। अरे सॉरी, डिराइव हो जाता, कर लें क्या, डिराइव अभी कर लें क्या, इसको डिराइव करते हैं फिर ना वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं जानता हूँ थोड़े बहुत क्वेश्चन रह रहे हैं अभी, बट आई गॉट गो हिट द जिम, अभी समय नहीं है मेरे पास इतना, या इसको डिराइव भी, एक काम करता हूँ ना यार, एक वीडियो जब बना ही रहा हूँ तो पूरी प्रॉपरली बना लूँगा, थोड़ी देर में आके प्रॉपरली वीडियो बन जाएगी। क्या करूँ बताओ, कल जल्दी भी निकलना है शाम को, यानी कि सुबह वीडियो बन नहीं पाएगी। इंटरेस्टिंग डिलेमा, चलो एटलीस्ट ये तो कंप्लीट कर लेते हैं जो है एट हैंड पे है। क्या पहले मैं सोच रहा था चलो आप आंसर एक बार देख लो, वैसे तो यहाँ पे अब आंसर निकल ही जाएगा अब कुछ खास बचा नहीं है यहाँ पे, जब कुछ खास बचा नहीं है तो करके दिखाई देता हूँ। देखो ये फार्मूला चलो अभी के लिए बस एज इट इज़ याद कर लो, डिराइव कर लेंगे फिर न, जब बाद में कंटिन्यू होगी। अभी बस मैं आंसर कर रहा हूँ, ये फार्मूला थोड़ी देर बाद वापस आऊँगा, वीडियो कंटिन्यू करूँगा तब बताऊँगा। तो ठीक है, ये P0 यानी कि ओरिजिनल जो आपकी OG वेपर प्रेशर था, जो माइनस जो अब वेपर प्रेशर है, तो 760 माइनस 732 ये हो गया 228
28, बस 28 हुआ ये, ठीक है। तो ये हो गया 28 अपॉन ओरिजिनल क्या था, हाँ 760, 756 है, इन्होंने 760 ले लिया, बट ठीक है, या 760 होता है, 760 मान के चलना, चलो 760 इज इक्वल टू 6.5, रुक जाओ ऐसे अलग कलर में चेंज करना तो मुझे, 6.5 अब अलग कलर में चेंज पाओ, नाइस। और नीचे क्या था जी, नीचे था अपना 100/18, तो जिसे ये हो गई 100/18, ये मोल है, ठीक है यार। मोल फ्रैक्शन क्यों नहीं लिया, तभी तो नया ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं ताकि मोल फ्रैक्शन ना लेना पड़े। 6.5 इंटू 18 इंटू 760 अपॉन 28 इंटू क्या है ये 100 है ना, यही तो है। तो 1 0 काट दो ऊपर का, ठीक है। ये चेंज इन टेम्परेचर हुआ है आपका, चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, तो 28 28 3 का क्या होता है ये बताओ। इसको दो चीज़ आगे कर दूँ क्या, दो आगे बढ़ा दें क्या, इसको 20 कर दूँ क्या, इसको 20 कर देता हूँ, इसको 30 कर देता हूँ, तो हल्का सा ही तो है, हल्का सा क्या जा रहा है, तो ये कट गया, तो ये 3, ये 2/3 हो गया। ए यार एक आएगा ना कट पीट के आंसर, देखो क्योंकि ये हो गया 2 से हल्का सा बड़ा हो गया, ये 2 से हल्का सा बड़ा हो गया, ये इंटू 2 इंटू, यार क्या हो रहा है ये, आंसर क्या आ रहा है हम लोगों का, आंसर 1 है। इसको सॉल्व करोगे ना तो एक आंसर आएगा, एक मतलब आंसर एक ही आएगा, आंसर की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर आने वाली है। सर सॉल्व करना चाहें तो कर लें, वैसे तो आंसर की वैल्यू हमें पता चली गई है। ओहो 0.52 से तो मल्टीप्लाई करना भूल ही गए, यानी कि आंसर आया होता 2 आया होता, एक भी नहीं आया होता, 2 आया होता एक्चुअल आंसर, क्योंकि नहीं यार क्या, नहीं सॉरी, ये तो हम मोलर मास निकाल रहे थे ना जो, अच्छा अभी हम यहाँ पे मोलर मास निकाल रहे थे, मोलर वेट निकाल रहे थे, सॉरी ओह ओके। फिर मोलर वेट निकालने के बाद क्या निकलता, मोलर वेट निकालने के बाद नंबर ऑफ मोल्स निकलता, या अगर यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो चलेगा, आपको 6.5/x भी कर दोगे तब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स तो मिल ही जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इतना आगे जाना ही क्यों है, यहीं छोड़ देते हैं। ये बात भी सही है यार, इतने ही छोड़ देना चाहिए था। अब चलो कोई बात नहीं, हो गया, इसे फिर से करूँगा आके, ठीक है अभी आता हूँ मैं थोड़ी देर में। ओके कंटिन्यू करते हैं। मैं आज अच्छी खासी वीडियो, आई विल ट्राई टू शूट अ लॉट ऑफ वीडियोस, ठीक है। आज भी देखो 8 बजने वाले हैं, तो आज थोड़ा जल्दी बैठ गया वाओ। तो आई विल ट्राई टू शूट एज मेनी वीडियोज़ एज पॉसिबल। चलो, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द composition of the vapor over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct, assuming then the temperature। अब पहले क्वेश्चन समझ लो, स्टेटमेंट दे रखी है 4, बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी ओवर एन, देखो वेपर कंपोजिशन पे, मतलब देखो एक सोल्यूशन है जिसमें टॉलवीन है और बेंजीन है, जो दोनों के दोनों 1:1 के रेशियो, और ये आइडियल है। आइडियल सोल्यूशन मतलब क्या हो गया आइडियल सोल्यूशन मतलब हो गया, ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा तो मतलब इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी ना उसमें कोई एनर्जी वगैरह नहीं बाहर आएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि टॉलवीन और टॉलवीन के बीच का जो इंटरेक्शन है या बेंजीन और बेंजीन के बीच का जो इंटरेक्शन है, इन दोनों में से एक भी कम या ज़्यादा नहीं है, दोनों के दोनों बराबर हैं टॉलवीन और बेंजीन के बीच में, मतलब तीनों के तीनों इंटरेक्शन बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई इंटरेक्शन ज़्यादा है कोई कम है, कम बॉयल होगा ज़्यादा बॉयल होगा, जितना होना चाहिए उतना बॉयल होगा। 25 डिग्री है, ठीक है। द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉलवीन, सही बात है। अगर आपका मोल फ्रैक्शन बराबर है, नहीं ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इक्वल अमाउंट ऑफ वेपर विल कंटेन, वो तो वेपर में मतलब वेपर की क्वांटिटी कैसे डिसाइड करोगे, पार्शियल प्रेशर से, ठीक है। पार्शियल प्रेशर कैसे होता है, मोल फ्रैक्शन, जो कि मोल फ्रैक्शन तो खैर दोनों में बराबर हो जाएगा क्योंकि 1:2 ही होगा मोल फ्रैक्शन दोनों का, मल्टीप्लाई बाय आपका जो वो है और मतलब प्योर स्टेट में जो वेपर होता है वो, तो प्योर स्टेट में अलग है इसलिए ए नहीं हो सकता। नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। द वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो जिसका प्योर स्टेट में ज़्यादा होगा प्रेशर, वही वेपराइज स्टेट में भी ज़्यादा होने वाला है वो। 3 अभी देखो मैं मानता हूँ कि मोल फ्रैक्शन दोनों जगह बराबर था, लेकिन मोल फ्रैक्शन थोड़ी होता है सब कुछ, मोल फ्रैक्शन के अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि
जैसे कि आपका एक जो प्योर स्टेट में प्रेशर है वो कितना है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, वो भी देखना चाहिए। व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 m एक्वस सोल्यूशन। देखो आपको मोल फ्रैक्शन बताना है, ठीक है, आपको बस 1 m दे रखा है। अब 1 m बहुत मतलब क्या, आप कैसे पता लगाओगे? एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी, एक्वस मतलब पानी, एक्वा आगवा नो कोको कोला आगवा, 1 m एक्वस सोल्यूशन। खैर 1 m एक्वस सोल्यूशन, 1 m का क्या मतलब है? एक स्मॉल m है ना, हाँ स्मॉल m है, कैपिटल M होता है मोलर, स्मॉल m होता है मोलल, मोलर स्मॉल m। तो एक स्मॉल m का मतलब हो गया आपके पास एक मोल है, एक मोल है सॉल्यूट का, और 1 किलो आपके पास सॉल्वेंट है, 1 किलो सॉल्वेंट है। कैसे पता भाई? 1/1 हो जाएगा 1, तो 2 भी ले सकते थे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे मोल फ्रैक्शन पे, आई डोंट थिंक सो। सॉल्वेंट, हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नहीं। तो ठीक है, अब आपके पास मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो ठीक है, 1 मोल तो सॉल्यूट है आपके पास, ठीक है। अब टोटल कितना है जी? टोटल देखो, टोटल हो गया 1 किलो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? पानी। कैसे पता? उसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी होता है, ठीक है। तो एक ऐसे लिखो 1000 ग्राम, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास 1 किलो 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास, मोलर मास होता है 18, तो ये 55.5 होगा। तो ये 1/55, टोटल मोल कितने हो गए? 55.5 प्लस 1, अब ये इग्नोर ही कर दो, प्लस 1 को इग्नोर ही कर दो, तो 1/55.5 हो जाएगा ये। अगर ऐसे लेके चलूँ मैं इसको, इंटू 10 to the पावर -2, 0 0 हो गया ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 मान लेंगे, ठीक है 17 हो जाएगा, हाँ ठीक है। 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 तो ज़्यादा हो जाएगा, 110 हो जाएगा, तो 2 से नीचे आओ, 2 से नीचे मतलब 55 × 2 तो 110 हो जाता, तो इसे मैं 1.7 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 1.7 × 10 to the पावर -2, ठीक है। तो इसको 2 और पीछे ले जाओ, तो ये हो गया, एक पीछे गया फिर एक पीछे गया, 0.017 हो गया फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रहा हूँ पेपर ऊपर देना कब स्टार्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ Al2SO4 होल थराइस इफ ऑल आर 100% आयोनाइज्ड। अभी जब आयन में कन्वर्ट होगा तो ये 2Al आपके पास, ये एल्युमिनियम के 2 आएंगे, ठीक है, और 3 SO4 आएंगे, तो 2 + 3 5 हो गया, ठीक है। मतलब Al2SO4 होल थराइस, Al2SO4 SO3 था, SO4 होल थराइस, अगर ये टूटेगा तो भैया किस चीज़ में बनेगा ये किस चीज़ में बदलने वाला है ये? तो देख के पता चल रहा है 2 चीज़ों में बदलेगा एक तो Al2, अरे यार मैं भूल गया कितनी चीज़ों में बदलता है ये। होल्ड अप अरे कितने भी चीज़ों में बदल रहा हो, देखो 2 और 3 मेरे हिसाब से 5 वेंट ऑफ फैक्टर आएगा इसका, 5 का वेंट ऑफ फैक्टर कहाँ आ रहा है? यहाँ पे 5 का वेंट ऑफ फैक्टर आ रहा है यहाँ पे कैसे? 4 पोटेशियम और ये एक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड, 3 हो गया। होल्ड अप यार, सॉरी थोड़ी मेरे को वेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सोल्यूशन? नॉट इक्वल टू 0, आइडियल सोल्यूशन में क्या 0 नहीं होगा? एंट्रोपी बताओ, एंट्रोपी बढ़ती है। देखो हाँ यार, 2 चीज़ें जब मिलाओगे, 2 अलग अलग सोल्यूशन मिलाओगे तो जाहिर सी बात है भैया एंट्रोपी बढ़ जाएगी। एंट्रोपी अगर आपको नहीं पता ना, एक वीडियो देख लो एंट्रोपी की, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं इंटरनेट पे। एक जो वो बंदा था, आई गेस उसका नाम जॉनी हैरिस है, ही हैज़ अ वेरी गुड वीडियो ऑन एंट्रोपी, गो चेक हिम आउट। एंट्रोपी 0 नहीं होती है, एंट्रोपी तो बढ़ जाती है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ 0.2 kg मोल पर kg। ओ एक सेकेंड, मैं यार लास्ट वीडियो में कुछ बोला था क्या मैंने, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए? ओ हाँ
हाँ ये चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, चलो अभी वो भी करेंगे। चलो कोई नहीं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर kg सोल्यूशन ऑफ अ, एक सेकेंड रुक जाओ, चलो कुछ नहीं यहाँ पे। हाँ बॉइलिंग पॉइंट बताओ, पॉइंट ऑफ अ 0.2 मोल पर kg सोल्यूशन ऑफ x इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलल सोल्यूशन ऑफ इन y इन वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग। बॉइलिंग पॉइंट x का ज़्यादा है, ठीक है, इन वाटर इज ग्रेटर देन द इक्विमोलल, मतलब मोल बराबर सेम है, ठीक है, जितना भी मोल है उतना मोल इसका भी है, 0.2 मोल ही है, ठीक है, ज़्यादा है, x का ज़्यादा है। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जब आप किसी चीज़ में सोल्यूशन में कोई सॉल्यूट डाल दो तो वो उसे घेर लेगा, मतलब हीट नहीं आने देगा या फलाना ठिकाना, जो भी रीज़न है, जो भी लॉजिक है, उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बताओ कि वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल बड़ा हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू, ये सिर्फ और सिर्फ किसी कांस्टेंट और m पे डिपेंड करता है, और एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, ये वो है वेंट हॉफ फैक्टर I पे। तो x का ज़्यादा होगा पक्का वेंट हॉफ फैक्टर। कैसे पता यार, वेंट हॉफ फैक्टर के तो कोई रिलेटेड ही नहीं है। वेंट हॉफ फैक्टर होता है कि वेंट हॉफ फैक्टर तब वेंट हॉफ फैक्टर बेसिकली यही होता है कि डिसोसिएट करके कितना आप टूट के क्या क्या बना रहे हो, कितनी चीज़ें बना रहे हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा Al2SO4 होल थ्राइस का वेंट हॉफ फैक्टर था 5, क्योंकि वो 5 चीज़ों में टूट जा रहा था। तो यहाँ पर भी सेम वही लॉजिक है, x जो है, अब तुम खुद ही सोचो ना, लॉजिकली भी सोचो कि ये सॉल्यूट तुमने डाला, इतना बड़ा सॉल्यूट था, और वो जाके 2 चीज़ों में और टूट गया, वो खुद 2 चीज़ों में टूट गया। तो अब ये 2 चीज़ें जो हैं जगह घेर कर खड़ी हो गई, 2 चीज़ें जगह घेर कर खड़ी हो गई। तब यहाँ पे इनका ये जो कवरिंग हो गई, उन्होंने ज़्यादा कवर किया पानी को, एक करता तो एक से ज़्यादा किया उन्होंने, ठीक है, तो डिसोसिएट किया और 2 चीज़ों में हो गई, इसलिए उनका वेंट ऑफ फैक्टर कुछ है, इट मैटर्स। Of the following 0.1 mole aqueous solution, which one will exhibit largest freezing point depression? freezing point depression में भी सेम वही होता है भैया, जिसका वेंट ऑफ फैक्टर सबसे बड़ा। अब क्योंकि देखो के भी सबका अलग होगा, लेकिन के भी ना इसके ऊपर ना डिपेंड करके आई गेस पानी के ऊपर डिपेंड करता है, के भी शायद पानी के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ सॉरी, जिस चीज़ के अंदर डाल रहे हो ना, हाँ मेरे हिसाब से सॉल्वेंट के अंदर डिपेंड करता है के भी। मोल सबके सेम है, सबका आई देखो, तो इसमें देख के ही पता चल रहा है इसका आई 5 है, इससे ज़्यादा आई किसी का नहीं है। भाई इसका तो C6 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं टूटेगा इतना जल्दी, वो बिल्कुल नहीं टूटेगा मेरे हिसाब से। तो इसका 3 है, इसका 2 है, पता कैसे चल रहा है, K2SO4, तो SO4 एक टूट के अलग हो गया और 2 पोटेशियम आयन अलग हो गए। चलो लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अरे यार ये NCERT का बहुत इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन कितने ग्राम आपको कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन चाहिए जो कि आप जिससे आप 250 ml ऑफ 2 मोल HNO3 बनाओगे, ठीक है। द कंसनट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। रुक जाओ, आपको बनाना 250 ml ऑफ 2m HNO3। पहले देखते हैं कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन, पहले तो देखो कि भैया 2m HNO, तो पहले तो देखो HNO3 के मोल कितने चाहिए पहले तुम्हें, ठीक है, पहले ये तो दे देखो, तो आपको पता हाँ, तो ये दे रखी है आपको, मोलैरिटी दे रखी है 2.0 मोल, ठीक है, 2.0 मोल यानी कि x मोल्स ऑफ HNO3 अपॉन एक्वस सोल्यूशन है ना, हाउ मेनी ग्राम, 250 ml ऑफ, यार चलो ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ही मान के चल रहा हूँ मैं, 250 ml यानी कि वॉल्यूम ऑफ पूरा का पूरा सोल्यूशन चाहिए होता है, हाँ तो ठीक है 250 ml में ले नहीं सकते, पूरा लीटर में लेना होता है, तो 250 अपॉन 1000 कितना हो गया ये, 250 अपॉन 1000 हो गया ये 4, x हो गया आपका 1/2। मुझे आधा मोल चाहिए, कैसे तैसे आधा मोल चाहिए। आधा मोल मतलब कितने ग्राम हो गया यार, आधा मोल मतलब हो गया एक HNO3 का कितना वेट होता है, मेरे हिसाब से 64 होता है, बट फिर भी देख लेते हैं। H कितना होता है 1, N कितना होता है 7 होता है, 14 होता है, शायद 14 होता है। O3 कितना होता है 8 3 24, ये 7 ही होता है यार, इतना नहीं होगा, हाँ ये 7 ही होगा ये, ठीक है। तो 7 1 8 2 1 32 ग्राम होता है HNO3 का वेट, ठीक है। तो यानी कि मुझे चाहिए जितने भी ग्राम मुझे चाहिए, 16 ग्राम चाहिए होगा, है ना, 16 ग्राम चाहिए होगा।
अब 16 ग्राम मुझे चाहिए HNO3 का, लेकिन अब मेरे पास HNO3 का खुद एसिड है। अब देखो मैं कैलकुलेशन सही होगी मेरी, लेकिन भले ही लॉजिक थोड़ा बहुत लूज़ है मेरा। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये लोग एग्जैक्टली बना क्या रहे हैं। कोई अगर मुझे बताए कि ये लोग बना क्या रहे हैं तो मुझे मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कंसनट्रेटेड एसिड है 70% ऑफ HNO3, मतलब जो भी आपने चीज़ ली है उसमें 70% HNO3 होगा, मतलब जो उसका टोटल मास होगा उसका 70% HNO3 होगा। तो अगर आप 100 ग्राम लोगे, आप 100 ग्राम वो एसिड लोगे तो उसमें से 70 ग्राम आपका HNO3 निकलने वाला है, HNO3 निकलने वाला है। तो आप ऐसा लो, कुछ ऐसा लो कि 16 ग्राम वो निकले, कैसे 16 ग्राम निकले मेरा, मतलब आपने मान लो x ग्राम लिया, ठीक है, x ग्राम लिया, तो x अपॉन x इंटू 70/100 उसका जो 70% है वो मेरा आना चाहिए। आपको आप देखना है कि कितना एसिड लेना है, आपको कंसनट्रेटेड कितना HNO3 लेना है। जो जितना भी लोगे उसका 70% आना चाहिए था मेरा 16 ग्राम, उसका 70% 16 ग्राम आएगा। फिर वो 16 ग्राम से मैं देखूंगा कि मेरी मोलारिटी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो x हो गया आपका 16 इंटू 100/70, इससे ये कट गया यार, रुक जाओ, 16×5 कितना होता है? 80 होता है यार, नहीं बैठ रहा, कुछ नहीं बैठ रहा, 2 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। 160/7 आ रहा है मेरा आंसर, 160/7। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 23 ग्राम के आसपास आएगा। ये 23 ग्राम है भी नहीं आंसर। Oh no. How many grams of the concentrated acid is 70% HNO3? 70% HNO3 है, तो आप जो भी लोगे उसका 70% मेरा 16 ग्राम आना चाहिए था, है ना, क्योंकि हाफ मोल है। ये ऑक्सीजन सही लिया ना, ऑक्सीजन होता है एक ऑक्सीजन, दिस पार्ट इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ये हमने मास गलत निकाला है इसका। HNO3 का मास हो जाएगा 114 और O3 हो जाएगा 16 3 48, ये गलत निकाला था हमने, किसी ने बताया भी नहीं। 63 ग्राम होता है, 63 ग्राम का आधा कितना हुआ? 63/2 हो गया। अभी 63/2 लेके चलो, बस ये एक छोटी सी मिस्टेक थी, मेरा ध्यान कहीं और था। पापा वॉक इन कर गए थे जस्ट अभी। एम्बैरेसिंग है भाई, क्या कर रहा हूँ मैं, नीट निकला नहीं, अब वीडियो बना रहा हूँ बैठ के। खैर वो सब छोड़ो। अब आप x ग्राम लो, ठीक है, x ग्राम लो, उसका जो 70% होना चाहिए वो मेरा 63/2 निकल के आना चाहिए। ठीक है, लॉजिक साउंड है। तो x हो गया आपका 63/2 इंटू 100/70, से कट गया 7 9 हाँ 90/2 हो जाए 45 ग्राम। 45 ग्राम आपको लेना है, और मैं ऑनेस्टली पहली बार ये पूरा सही किया है विदाउट एनी असिस्टेंस। चलो भाई, तो यहाँ वीडियो हो जाती है ख़त्म। अगली वीडियो किसके ऊपर है? अगली वीडियो देखना पड़ेगा। अगली वीडियो देखो, मैं रिडॉक्स कोशिश करूँगा, रिडॉक्स कर दूँ, क्योंकि रिडॉक्स मैंने काफ़ी टाइम से किया नहीं है अच्छे से किया, बिल्कुल ही नहीं किया मैंने। रिडॉक्स थोड़ी लंबी करूँगा मैं। चलो भाई, मिलते हैं, बाय बाय।